से पैसे मांगने वाली बहू। दिल्ली की एक तंग सी गली में एक छोटा सा मकान है। उसी मकान में रहती है एक बहू, सावित्री मिश्रा। सीधे साधे स्वभाव की, मगर वक्त की मार ने उसे समझदार और सहनशील बना दिया है। सावित्री के साथ रहते हैं उसके पति रमेश मिश्रा और उसकी सास कमला देवी। अरे बहू, फिर वही आलू की सब्जी बना दी, कभी गोभी कभी भिंडी। कुछ अच्छा नहीं खाते क्या इस घर में? माँ जी, सब्जी मंडी में दाम बहुत बढ़ गए हैं। रमेश जी की तनख्वाह से जैसे तैसे महीने का गुजारा हो रहा है। रमेश एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क हैं। बहुत मेहनती मगर सच्चे और ईमानदार इंसान। किसी से उधार नहीं लेते, किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन सासू माँ की फरमाइशें रोज की कहानी है और अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि गैस सिलेंडर भी उधार मंगवाना पड़ा। अगर पैसा नहीं है तो पड़ोसन से मांग लो। सुनीता जी तो कितनी अच्छी और सहृदय हैं। उनके पास तो पेंशन आती है, 10-15 दिन का ही तो सवाल है। अब माँ जी, कितनी बार मांग चुके हैं उनसे, अब तो शर्म आने लगी है मुझे। कोई बार बार पैसे मांगता है तो इज्जत भी घटती है। सावित्री के पड़ोस में रहती थी सुनीता शर्मा, विधवा। एक बेटी के साथ रहती है, नाम है नेहा। नेहा पढ़ी लिखी समझदार लड़की है और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। सुनीता जी की पेंशन और नेहा की तनख्वाह से घर चलता है, लेकिन किसी की मदद करने से वे कभी पीछे नहीं हटती। सुनीता जी नमस्ते। अरे सावित्री बहू, आइए ना, अंदर आइए। वो थोड़ी मदद चाहिए थी। अब दरअसल घर में गैस खत्म हो गई है और अगर आप 800 रुपए दे सके तो। अरे कैसी बात कर रही हो, आप तो हमारी बहन जैसी हो, मैं अभी निकालती हूँ। एक बार, दो बार, फिर तीसरी बार सुनीता जी बार बार मदद करती रही बिना सवाल पूछे। मगर मोहल्ले की जुबान पर लगाम थोड़ी होती है। अरे वो मिश्रा जी की बहू तो जैसे उधार की दुकान खोलकर बैठी है, हर महीने सुनीता जी से पैसे मांगती है। हाँ, मैंने भी सुना है। और ऊपर से सासू माँ तो हर समय ताने मारती हैं। बहू क्या करे? मोहल्ले में बातें फैलने लगी, लेकिन सावित्री सब कुछ सहती रही। वो जानती थी कि गरीबी पर पर्दा डालना आसान नहीं होता। तुमने फिर पैसे लिए पड़ोसन से? माँ जी ने कहा था और सिलेंडर भी खत्म हो गया था। मैंने सोचा इस बार आखिरी बार। मैं जानता हूँ तुम मजबूर हो, लेकिन इस तरह जिंदगी नहीं चल सकती। कल शिव से बात करूंगा, शायद कोई लोन का रास्ता निकले। अगले दिन रमेश अपने ऑफिस में अपने मित्र शिव से सलाह लेता है। शिव समझदार है, कुछ अलग सोचता है। रमेश, तुम एक चीज क्यों नहीं करते? सावित्री को कुछ सिलाई कढ़ाई का काम दिलवाओ। वो आत्मनिर्भर बनेगी और उसे दूसरों से पैसे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बात तो मेरी समझ में कभी आई ही नहीं। शुक्रिया यार। अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। सावित्री ने मोहल्ले की कुछ औरतों को इकट्ठा किया और घर पर ही छोटा सा सिलाई का काम शुरू किया। बहू, ये सब करने की क्या जरूरत थी? औरतों को घर पर बुला लिया, मोहल्ला क्या सोचेगा? माँ जी, मैं किसी की बातों से नहीं डरती। जब मदद मांगते हैं तब भी लोग बोलते हैं और जब मेहनत करते हैं तब भी। अब मुझे बस खुद पर भरोसा रखना है। दिन बीतते गए। सावित्री का छोटा सा काम अब मोहल्ले में चर्चा का विषय बनने लगा, इस बार अच्छे रूप में। मगर तभी एक दिन अचानक सुनीता जी बीमार पड़ गई और अस्पताल में भर्ती करनी पड़ी। भाभी, माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है तुरंत इलाज शुरू करना होगा, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है और जो आपने उधार लिए थे अगर वो मिल जाए तो। नेहा, मैंने तो सिर्फ 2500 रुपए उधार लिए थे, वो भी 3 बार में। तुम तो कह रही हो कि। भाभी, माँ ने मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाया, लेकिन अभी अभी पता चला कि आपने 20,000 मांगे थे। सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने इतना पैसा तो कभी मांगा ही नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा झूठ किसने बोला। माँ जी, आपने सुनीता जी से 17,500 रुपए और मांगे थे, वो भी बिना मुझे बताए। अब मैंने सोचा रमेश की दवा, घर के खर्च, और फिर सुनीता जी ने मना भी तो नहीं किया। आपने मेरी इज्जत दांव पर लगा दी माँ जी। आपने मेरी मेहनत पर शक करवाया। जिस घर की चूल्हा चौकी तक किसी और के उधार पर चल रही थी, वहां अब सवाल उठने लगे थे, भरोसे पर, चरित्र पर और इंसानियत पर। सावित्री की आत्मा कांप उठी। मैंने सब सुन लिया सावित्री। माँ ने जो किया वो गलत था, पर अब हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उन्हें छोड़ने नहीं जा रही रमेश जी, मैं बस सच का साथ नहीं छोड़ सकती। ये सारा इल्जाम जो मेरे सिर मढ़ा गया है उसे साफ करना जरूरी है।
वरना मैं उस नेहा को कैसे देखूंगी जिसकी माँ की जान पैसों पर टिकी है। सावित्री ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने अपने सारे बचाए हुए पैसे जो उसने सिलाई कढ़ाई से कमाए थे 7,000 रुपए वो नेहा को दिए। फिर वो मोहल्ले की महिलाओं को लेकर अस्पताल गई। वहां जाकर उसने वो बात की जो उसकी आंखों में सालों से ठहरी थी। नेहा, तुम मुझसे नाराज हो ठीक है, पर यह सच है कि मैंने 2,500 रुपए से ज्यादा कभी नहीं लिए थे। माँ जी ने मुझसे छुपाकर पैसे लिए और तुमसे छुपाकर रकम बढ़ा दी गई। माँ ने मुझसे झूठ कहा? नहीं नेहा, शायद माँ जी को भी किसी ने गुमराह किया। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, मैं बस इतना चाहती हूँ कि सुनीता जी ठीक हो जाए, और अगर मेरे शब्दों से या कर्मों से कभी तुम्हें चोट लगी हो तो माफ कर देना। नेहा की आंखें भर आईं। वो जानती थी कि सावित्री झूठ नहीं बोल सकती। सुनीता जी के इलाज के लिए जरूरी रकम जुट गई। मोहल्ले से भी मदद आने लगी। वो वही मोहल्ला था जो कल तक बातें बना रहा था। सावित्री बहू, जो तुमने किया वो मेरी अपनी बेटी नहीं कर पाती शायद। तुमने हमें सिर्फ पैसा नहीं दिया, इज्जत दी है। माफी मांगती हूँ बहू, मैंने तुम्हारे सब्र का फायदा उठाया। अब तुम्हारी हिम्मत ने मेरी आंखें खोल दी। मैं चाहती हूँ कि मोहल्ले के सामने खुद सब सच बताऊं। बहनों, जो बात फैली है वो सच नहीं है। मेरी बहू ने सिर्फ जरूरत भर के पैसे लिए थे। असल में मैंने अपनी आदतों और लालच में कुछ फैसले लिए जिन्हें सावित्री से छुपाया। लेकिन आज मैं सच्चाई को स्वीकार कर रही हूँ ताकि मेरी बहू की इज्जत मोहल्ले में बहाल हो। हमें माफ करना सावित्री बहू, हमने बिना जाने बहुत कुछ कह डाला। तुमने जो काम शुरू किया है सिलाई का, उसमें हम भी सहयोग देना चाहते हैं, और तुम मोहल्ले की बेटियों को भी सिखाओ। अब हालात बदल चुके थे। सावित्री का छोटा सा काम अब मोहल्ले की महिलाओं की ताकत बन चुका था। सिलाई का वो कोना एक नया प्रशिक्षण केंद्र बन गया। नेहा भी स्कूल के बाद समय देने लगी। सुनीता जी अब हंसने लगी थी, और रमेश पहली बार अपने घर को परिवार कहकर मुस्कुरा रहा था। और इस तरह एक बहू, जिसे लोग पड़ोसन से पैसे मांगने वाली बहू कहते थे, वही अब मोहल्ले की उम्मीद बन चुकी थी। सावित्री जानती थी पैसा कभी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत नहीं होता। सबसे बड़ी ताकत होती है सच्चाई, मेहनत और इज्जत। कभी कभी दूसरों से मांगने में शर्म नहीं होती। शर्म तब होती है जब हम अपनी आत्मा से नजरें चुराते हैं। मैंने सीखा है कि मांगना आसान है, मगर लौटाना उस इज्जत के साथ बहुत कठिन। और इस कठिन रास्ते पर चलकर सावित्री बन गई उन लाखों महिलाओं की आवाज जो चुपचाप सब सहती हैं, पर अगर चाहे तो बदलाव की कहानी खुद बन सकती हैं। आज राधिका की अपने ससुराल में पहली रसोई थी। न ही रसोई घर में दाल थी, न चावल, न सब्जियां, न मसाले। पूरा किचन खाली पड़ा हुआ था। राधिका भागकर बाहर आई तो हॉल में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, पति विनोद सब लोग मौजूद थे। सासू माँ, किचन में तो कोई सामान ही नहीं है, मैं खाना कैसे बनाऊं? आप लोग तो इतने अमीर हैं, फिर भी कोई सामान नहीं है। विनोद, तूने बहू को कुछ बताया नहीं क्या? बहू, हम लोग भले ही पैसे वाले हैं, लेकिन लोगों से मांग कर खाते हैं। यही कारण है कि हम इतने अमीर हैं। मैं कुछ समझी नहीं सासू माँ, क्या हम लोग भीख मांग कर खाना खाएंगे? अरे नहीं देवरानी जी, बाहर मोहल्ले में आओ, दाल सब्जी आटा नमक जिस भी चीज की जरूरत है उनसे मांग लेना, उसके बाद ही खाना बना पाओगी तुम। ये सुनकर राधिका को अजीब लगा, लेकिन ससुराल वालों ने जबरदस्ती घर के बाहर सामान लाने भेज दिया। तभी उसे गाँव की एक लड़की नेहा ने देख लिया। अरे भाभी, आप तो अभी अभी ससुराल आई हो, बाहर क्यों घूम रही हो? अरे क्या बताऊं, मुझे अभी पता चला कि मेरे ससुराल वाले मांग कर खाते हैं, इसलिए मैं दाल सब्जी चावल ये सब मांगने जा रही हूँ मोहल्ले वालों से। तुम इसमें मेरी कुछ मदद करोगी? भाभी, आपके ससुराल की ये बहुत पुरानी आदत है। उन्होंने खाने के नाम पर आज तक कुछ भी नहीं खरीदा। मेरा नाम नेहा है, आप मुझे अपनी दोस्त समझिए। चलिए, मैं आपको थोड़ा सामान दे देती हूँ, वरना आप परेशान होती रहेंगी। नेहा ने उसे अपने घर से दाल सब्जी आटा नमक मसाले दिए। तब जाकर राधिका ने खाना बनाया। सभी को खाना बहुत पसंद आया। बहू ने खाना तो अच्छा बनाया ही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 1 घंटे के अंदर खाना बनाने का सारा सामान मांग कर ले आई। बिल्कुल सही बहू मिली है हमें। तो इस तरह सब लोग खाना पीना खाकर सो गए। अगली सुबह चाय बनाने की बारी थी तो उसने देखा कि किचन में न चाय पत्ती थी न दूध। फिर से वो अपनी सास के पास आई। सासू माँ, कम से कम दूध और चीनी चाय पत्ती तो लाकर रखनी चाहिए थी, ये भी बाहर से मांग कर लानी पड़ेगी। बिल्कुल सही पकड़ी हो बहू,
जल्दी जाओ और मोहल्ले से चाय पत्ती दूध मांग कर लाओ, बच्चों को काम पर भी तो जाना है। राधिका बेचारी सुबह सुबह फिर बाहर निकल गई। उसे लोगों के घरों में जाकर मांगने में बहुत शर्म आ रही थी। फिर भी किसी तरह वो एक घर में पहुंची। चाची जरा चाय पत्ती दूध और चीनी मिल जाएगी क्या? मेरे पति और जेठ जी को काम पर जाना है और हमारे घर में अचानक चाय बनाने का सामान ही खत्म हो गया। क्यों झूठ बोल रही हो बहू? तुम्हारे ससुराल वालों को इस मोहल्ले में हर कोई जानता है। रुको अभी लाकर देती हूँ। उन्होंने राधिका को चाय बनाने का सारा सामान दिया। तब जाकर राधिका ने चाय बनाई और सबको पिलाई। ऐसे दिन बीत रहे थे। हर रोज उसे मोहल्ले में मांग कर खाना बनाना पड़ता था। फिर एक रोज राधिका के मायके वाले आ गए। अरे आइए आइए समधन जी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं समझी जी, तकलीफ तो कोई नहीं हुई। अरे बहू तुम क्यों खड़ी हो? जाओ मोहल्ले से कुछ सब्जियां मांग कर लाओ और अपने माँ बाप को खाना बनाकर खिलाओ। अब उसके माँ बाप राधिका की तरफ देखने लगे। राधिका अपने माँ बाप की तरफ देखने लगी। उसे अपने मायके वालों के सामने दूसरों से सब्जी मांगने में शर्म लग रही थी। मेरे ससुराल वालों ने तो मेरे माँ बाप के सामने सब्जियां मांगने भेज दिया। ऐसा करती हूँ, जल्दी से नेहा के घर जाती हूँ। राधिका भागकर नेहा के पास गई और उसे सारी बात बताई। भाभी अब आपको कुछ न कुछ सोचना ही पड़ेगा। नेहा अभी मुझे जल्दी से कुछ सब्जियां, आटा, दाल, चावल दे दो, क्योंकि मेरे मायके से कुछ लोग आए। उनके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही कोई आइडिया आता है मैं तुम्हारे साथ जरूर डिस्कस करूंगी। खैर उस वक्त नेहा ने राधिका को खाना बनाने का सारा सामान दे दिया। नेहा घर आई, खाना बनाया और अपने माँ बाप को खिलाया। अब ये हर दिन का काम हो गया था। राधिका को शर्म आती थी। फिर अचानक एक रोज राधिका को उल्टी आने लगी। जब उसने डॉक्टर को दिखाया तब पता चला कि वो प्रेग्नेंट। खैर राधिका मौका पाकर तुरंत अकेले में नेहा से मिली। नेहा तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे दिमाग में एक नया आइडिया है जिससे मैं अपने ससुराल वालों की मांगने वाली आदत हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती हूँ। राधिका ने सारा प्लान नेहा को समझा दिया और वो अपने घर आ गई। शाम को नेहा ने पूरे गांव वालों और गांव के डॉक्टर को एक जगह इकट्ठा किया। डॉक्टर साहब और गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप सबको पता ही है कि राधिका भाभी के ससुराल वालों की मांगने की बहुत बुरी आदत है। उस आदत को सुधारने के लिए मैं आपको एक प्लान समझाने वाली हूँ। आप सबको मेरा साथ देना होगा। नेहा ने सारा प्लान गांव वालों और डॉक्टर को समझा दिया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। हम सब इसमें तुम्हारा साथ देंगे। रात में जब राधिका के ससुराल में सब लोग मौजूद थे तभी डॉक्टर साहब उनके घर पहुंचे। देखिए आपके घर नया मेहमान आने वाला है, तो जो भी बहू कहे उसे वही खिलाना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान बहू का जो भी खाने का मन करेगा वो दरअसल उसके बच्चे के लिए जरूरी होगा। इसीलिए महिला का वो सब खाने का मन करता है। डॉक्टर साहब फिक्र मत करिए, हमारी बहू जो कहेगी हम उसे वही खिलाएंगे ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। खैर इतना बोलकर डॉक्टर साहब चले गए। बहू जल्दी से बता तुझे क्या खाने का मन कर रहा है? सासू माँ मेरा तो मटर पनीर खाने का मन कर रहा है। ठीक है बड़ी बहू तू मेरे साथ चल, मटर पनीर मांग कर लाते हैं। उसकी सास अपनी बड़ी बहू को लेकर किसी के घर पहुंची। बहन जी थोड़ा सा मटर और पनीर दे दीजिए। अरे थोड़ी देर पहले आती तो आपको मिल जाता, हमारा पनीर खराब हो गया तो फेंक दिया नाली में। कोई बात नहीं चाची, चलो सासू माँ दूसरे घर चलते हैं। ऐसे वो दोनों दूसरे के घर में गई, लेकिन उन लोगों ने भी कोई बहाना बनाकर उन्हें पनीर नहीं दिया। वो लोग पूरे मोहल्ले में घूमती रही लेकिन किसी ने उन्हें पनीर नहीं दिया। फिर अंत में वो लोग किसी दुकान पर चली गई। भाई साहब जरा 1 किलो पनीर देना, बाद में पैसे देते हैं। अरे बहन जी सारा पनीर तो आज बिक गया। दुकान वाले ने भी उन्हें उधार पनीर देने से मना कर दिया। थक हार कर उसकी सास ने फैसला किया, लगता है पहली बार हमें पनीर खरीद कर लाना पड़ेगा बाजार से। पहली बार उसकी सास मटर पनीर खरीद कर लाई और बनाकर अपनी बहू को खिलाया। बहू इस घर के होने वाले चिराग के लिए पहली बार मैं पनीर खरीद कर लाई हूँ। लगता है प्लान काम कर गया। लेकिन 1 घंटे बाद फिर से राधिका को भूख लगने लगी। सासू माँ मेरा भिंडी की सब्जी खाने का मन कर रहा है। देवरानी जी अभी 1 घंटे पहले तो मटर पनीर खाया था, इतनी जल्दी फिर से भूख लगाई। बहू कैसी बातें कर रही हो, सुना नहीं था डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? जो भी बहू का खाने का मन है वो दरअसल इसके बच्चे का खाने का मन हो रहा है। जाओ जल्दी से भिंडी मांग कर लाओ। माँ ऐसा करता हूँ, पूरी मार्केट किचन में लाकर रख देता हूँ। विनोद बाजार गया और अगले 1 साल के लिए सारा सामान लाकर किचन में रख दिया। अब उस घर का कोई भी इंसान खाना बनाने से पहले कुछ भी मांगने मोहल्ले में नहीं जाता था। फिर एक रोज नेहा उनके घर आई। चाची मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं, अचानक दूध खत्म हो गया, क्या आपके पास थोड़ा दूध होगा? अरे हाँ बेटा बिल्कुल, हमारे पास अब हर चीज है, जो चाहो ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाची, आप तो बहुत अच्छी हो। खैर
दूध लेकर नेहा वहाँ से चली गई, लेकिन नेहा के धन्यवाद बोलने की वजह से उसकी सास को बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार किसी को कुछ देकर जो खुशी मुझे मिली है, वो खुशी मैं बयां नहीं कर सकती। आज मुझे सबक मिल गया है कि हमें हमेशा किसी से मांग कर नहीं खाना चाहिए। आज के बाद हम लोग किसी से भी मांग कर नहीं खाएंगे। तो इस तरह उस दिन के बाद राधिका के ससुराल वालों का मांग कर खाना बंद हो गया। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।